अब हम लोग इस चैप्टर के अंत की शुरुआत करते हैं और हम बात करते हैं ऑडिटिंग ऑफ एक्सपेंस के बारे में। एक्सपेंस जैसे कि आपके रेंट के एक्सपेंसेस हैं, ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस हैं, लीगल एक्सपेंसेस हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, रिपेयर टू बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी है, इंश्योरेंस है। इन सारे एक्सपेंसेस का ऑडिट हम लोग करना अभी सीखने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि भाई एक्सपेंसेस क्या है, ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन का ऑडिट कैसे होता है? ओसीएसीसी। ओ से क्या होगा? अच्छा, पीएनडी तो अपने पास है, वो तो शेड्यूल 3 बताएगा अपने को, राइट। ओसीएसीसी में क्या क्या आता है? सबसे पहले अकरेंस। अकरेंस में क्या आता है याद रखिए, दोबारा रिवाइज करा रहा हूं। ट्रांजैक्शन एक्चुअली में हुई और एंटिटी की ही थी, यानी कि अगर मैं बात करूं तो अगर आपने कोई खर्चा किया है तो भाई साहब एक्चुअली में उस खर्चे से रिलेटेड जो एक्टिविटी आप बोल रहे हो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1 लाख, तो ट्रैवल हुआ था। और ट्रैवलिंग जो है वो कंपनी के पर्पस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के पर्पस के लिए हुआ था, राइट। यानी ऑर्गेनाइजेशन का खर्चा होना चाहिए वो। फिर उसके बाद सी आ गया कंप्लीटनेस, सारे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होने चाहिए। ए आ गया हमारे पास क्या? एक्यूरेसी, मैथमेटिकली एक्यूरेसी हम लोग चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद एक और हमारे पास सी आ गया क्लासिफिकेशन, राइट अकाउंट में जाना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास एक और सी आ गया कट ऑफ, राइट पीरियड में जाना चाहिए, है ना। तो ओसी एसीसी प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर जैसे शेड्यूल 3 बोलेगा वैसे कर लेंगे। आइए जरा मेरे साथ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन बनता है एट्रीब्यूट्स टू बी एग्जामिन्ड व्हाइल वाउचिंग एक्सपेंसेस। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि भाई वो एट्रीब्यूट्स बता दो जो आप एग्जामिन करोगे जब आप क्या कर रहे हो, जब आप लोग जो है एक्सपेंसेस को क्या कर रहे हो? वाउच कर रहे हो। वाउच मतलब अगेन चेक कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, और वो एट्रीब्यूट्स आपको अच्छी तरह पता है। देखिए मैंने मार्क भी कर दी है। वेदर द एक्सपेंडिचर वाज इन रिलेशन टू एंटिटीज बिजनेस एंड नॉट अ पर्सनल एक्सपेंडिचर। अकरेंस की बात हो रही है, अकरेंस की कि भैया एंटिटी से ही रिलेट करता था। वेदर द एक्सपेंडिचर हैज अ वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूँ ट्रैवलिंग एक्सपेंस की तो टिकट होनी चाहिए, इंश्योरेंस की तो इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, राइट। खर्चा किया है तो इनवॉइस भी जरूर होगा। तो वैलिड डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट से मुझे क्या पता चल जाएगा? एक्यूरेसी, और इससे कंप्लीटनेस भी एश्योर होगी, मेरे पास कंप्लीटनेस भी जो है वो एंश्योर होगी, राइट। Then whether the expenditure pertain to current period under audit, क्या खर्चा जो है करंट पीरियड का ही है? कट ऑफ। अच्छा जी, रेवेन्यू नेचर का है, कैपिटल नेचर का नहीं है। क्लासिफिकेशन, अगला भी क्लासिफिकेशन है कि सही करेक्ट एक्सपेंस में गया है, ट्रैवलिंग का खर्चा रिपेयर एंड मेंटेनेंस में तो नहीं डाल दिया भाई आपने, ठीक है। और साथ साथ में क्या एक्सपेंडिचर एज पर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैट्रिक्स है या नहीं, ये हमने उसका आईसी जो है वो चेक कर लेना है कि भाई एक्सपेंडिचर था तो वो प्रॉपर्ली ऑथराइज था या नहीं था, प्रॉपर्ली ऑथराइज था या नहीं था। तो अब देखिए सबसे पहले अकरेंस, अकरेंस में एंटिटी का ही खर्चा है, एंटिटी से रिलेटेड खर्चा है, राइट। उसके बाद आगे हमारे पास क्या कि भाई एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस, हम लोग इनवॉइसेस चेक करेंगे, हम लोग कंप्लीटनेस चेक करेंगे, जो इनवॉइसेस हैं वो प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं, राइट। फिर तीसरी चीज हम लोग क्या देखने वाले हैं? तीसरी चीज हम लोग देखने वाले हैं कट ऑफ, पीरियड अंडर ऑडिट से रिलेट करता हो। चौथी चीज हम लोग क्या देखने वाले हैं? रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर। रेवेन्यू नेचर का हो तो भाई साहब एक्सपेंस है तो रेवेन्यू नेचर का होगा, तो उसे कैपिटलाइज ना कर दिया हो, राइट। कुछ खर्चे होते हैं जो कैपिटलाइज भी होते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई खर्चा है तो वो कैपिटलाइज भी करते हैं, इंस्टॉलेशन वगैरह से रिलेटेड खर्चे, वो बात अलग है। लेकिन अगर हम अदर एक्सपेंसेस की बात करें तो वो रेवेन्यू नेचर के होने चाहिए, सही अमाउंट में जाने चाहिए और प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड होने चाहिए। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या है बेटा कि भाई आपके एक्सपेंस ऑथराइज थे रेलेवेंट व्यक्ति से। फॉर एग्जांपल 10 लाख से ऊपर का खर्चा मैनेजर ने अप्रूव करना था, अगर 20 लाख से ऊपर होता तो सीनियर मैनेजर अप्रूव करता, और अगर 30 लाख से ऊपर होता तो पार्टनर अप्रूव करता। तो प्रॉपर अथॉरिटी मैट्रिक्स के हिसाब से, प्रॉपर अथॉरिटी मैट्रिक्स के हिसाब से, प्रॉपर अथॉरिटी के लिए बनाए गए रूल्स के हिसाब से आपका खर्चा क्या होना चाहिए? आपका खर्चा जो है वो ऑथराइज होना चाहिए। तो ये तो हो गई जेनरिक बातें। बोलिए कौन सी बातें? जेनरिक बातें। इसमें बच्चों एक एडिशनल पॉइंट आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो कंप्लीटनेस कैसे चेक होती है। आप लोग क्या करोगे, आपके पास एंटिटी के बहुत सारे क्या होंगे? डॉक्यूमेंट्स पड़े होंगे, बहुत सारे इनवॉइसेस होंगे। आप लोग सैंपल बेसिस पे इनवॉइस पिक करोगे और उस इनवॉइस को चेक करोगे कि भाई साहब रिकॉर्ड में वो है या नहीं। हाँ जी, रिकॉर्ड में वो है या नहीं, मतलब आपकी जर्नल एंट्रीज में, आपके लेजर में, आपके परचेज जर्नल में वो है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल कोई आपका परचेजेस थी तो सारी चीजें जो है आप इनवॉइस से उठा के वापस जब जाते हैं कहां पे? रिकॉर्ड्स की तरफ, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि हम लोग कंप्लीटनेस की असर्शन चेक कर रहे हैं, राइट। चलिए अब हम लोग स्पेसिफिक एक्सपेंस की बात करते हैं। ऑडिट फॉर रेंट एक्सपेंसेस। हाँ जी, ऑडिट फॉर रेंट एक्सपेंसेस। अब ऑडिट फॉर रेंट एक्सपेंसेस में मैं आप लोगों को क्या बताता हूं, कुछ बेसिक से पॉइंटर्स यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूं और उन्हीं से जो है हम लोग फिर पूरा का पूरा आंसर अपना बना लेंगे। देखो सबसे पहले रेंट है ना, रेंट, रेंट में आप लोग हमेशा ध्यान रखिए एक चीज जरूर होगी, वो है रेंट एग्रीमेंट। बिना रेंट एग्रीमेंट के व्हाट डू यू थिंक, क्या
कुछ हो सकता है? आंसर इज नो। तो रेंट एग्रीमेंट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट है। अच्छा जी, अब रेंट एग्रीमेंट हम लोग क्या करेंगे? ऑब्टेन कर लेंगे भाई, एंटिटी को बोलेंगे ऑब्टेन। देखो मैं एक एक कीवर्ड आपको दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है रेंट एग्रीमेंट, उसको हम लोग क्या करेंगे? एंटिटी से मांग लेंगे, लाओ भाई लाओ रेंट एग्रीमेंट। और हम ये क्यों मांगेंगे? ताकि हम लोग जो है रेंट जान सके, हम लोग टर्म्स एंड कंडीशन जान सके। तो रेंट एग्रीमेंट लेंगे, ऑब्टेन करेंगे रेंट और टर्म्स एंड कंडीशन जानने के लिए। अब मैं बात करता हूं कि भाई साहब कंप्लीटनेस की असर्शन चेक कर लो। कंप्लीटनेस की असर्शन क्या चेक होगी? कि भाई आपके पूरे 12 महीने का रेंट जो है वो रिकॉर्ड होना चाहिए, है ना? आपके पूरे 12 महीने का रिकॉर्ड जो है वो रेंट जो है वो रिकॉर्ड होना चाहिए। तो 12 मंथ्स रेंट रिकॉर्डेड और नॉट, बस इतना लिख के देखो। मैं शॉर्ट इसलिए कर रहा हूं आपके लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो पढ़ने में। रेंट एग्रीमेंट तो ले लिया, कंप्लीटनेस चेक कर ली कि भाई 12 मंथ्स का रेंट जो है वो रिकॉर्डेड है या नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, रेंट एग्रीमेंट में आप ये भी बोलना चाहते हो कि भाई रेंट एग्रीमेंट चेक कर लो कंपनी के नाम पे है कि नहीं? बिल्कुल लिखो, कोई टेंशन की बात नहीं। फर्स्ट पॉइंट के साथ उसे क्या कर देंगे? मर्ज कर देंगे। और नहीं तो भाई साहब अगर हमारे पास पॉइंट्स कम पड़ रहे हैं तो हम लोग अलग से बना देंगे। ये एग्रीमेंट जो है वो किसके नाम पे होना चाहिए? नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द कंपनी। दो तो एग्रीमेंट के बन गए हमारे पॉइंट, सिंपल से। क्या बोलती पब्लिक? अच्छा जी, अब जरा ध्यान से इसी के अंदर हम एक बात और भी तो बोल सकते हैं कि भाई साहब जो प्रीमाइसेस है जिसका आप रेंट दे रहे हो वो प्रीमाइसेस किस लिए यूज होना चाहिए? फॉर बिजनेस ऑफ द कंपनी, फॉर बिजनेस ऑफ द कंपनी। आप देखो एक जनरिक पॉइंट आ गया रेंट का कि भाई रेंट का एग्रीमेंट ले लो उनसे, टर्म्स एंड कंडीशंस और रेंट वगैरह जान लो, ठीक है। दूसरा पॉइंट एग्रीमेंट से कनेक्टेड क्या आया? नेम ऑफ द कंपनी पे होना चाहिए। तीसरा प्रीमाइसेस जो है बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए। यहाँ पे बच्चों मैंने अकरेंस की बात नहीं कर दी कि भाई pertain to the entity and must be used for the purpose of the business of the entity, राइट। एक चीज और है बच्चों जो थोड़ी सी टेक्निकल है बट आप लोगों को बड़े आसानी से समझ आ जाएगी और वो एक्सक्लूसिव है हमारे रेंट के लिए। एस्केलेशन क्लॉज, एस्केलेशन क्लॉज। ये एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है जरा ध्यान से समझना। अरे भाई रेंट एग्रीमेंट में लिखा होता है ना हर साल आपका किराया 5% से बढ़ाएंगे, तो वही है एस्केलेशन क्लॉज। बोलिए क्या है? एस्केलेशन क्लॉज। तो ऑडिटर चेक करेगा क्या एग्रीमेंट में एस्केलेशन क्लॉज है? एस्केलेशन क्लॉज है? सिर्फ क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं तो ऑडिटर विल चेक वेदर द एस्केलेशन क्लॉज इज देयर। अगर है तो वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड है नहीं, प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड मतलब कि भाई उसी हिसाब से फिर रेंट इंक्रीज हुआ, उसी हिसाब से फिर जो बड़ा हुआ रेंट है वही पे हो रहा है या नहीं। तो ऑडिटर चेक करने वाला है कि भाई क्या एग्रीमेंट में एस्केलेशन क्लॉज है? अगर है तो क्या रेंट उस हिसाब से इंक्रीज हुआ, रेंट उस हिसाब से ही पे हुआ या नहीं हुआ, उसी हिसाब से रिकॉर्ड हुआ, उसी अमाउंट से रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ। एक्यूरेसी जो है यहाँ पे चेक हो रही है आपकी, राइट। प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड। सो वेदर एस्केलेशन क्लॉज इज देयर इन द एग्रीमेंट, इफ यस वेदर द रेंट हैज बीन adjusted, increased as per the escalation clause and the same amount has been recorded and paid to the landlord। लीजिए बच्चों ये हमारे 5 पॉइंट हो गए, टॉपिक हो गया हमारा खत्म। आ जाओ जरा देखते हैं रेंट की बातें करते हैं। सबसे पहले रेंट एग्रीमेंट ले लिया, इंश्योर करो 12 महीने का रेंट प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड है कि नहीं, एस्केलेशन क्लॉज है कि नहीं। अगर है तो रेंट उसी हिसाब से इंक्रीज होना चाहिए और उसी हिसाब से रिकॉर्ड होना चाहिए। एग्रीमेंट एंटिटी के नाम पे हो, एक्सपेंस जो है उसी प्रीमाइसेस के लिए हो जिसको हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं जो बिजनेस से कनेक्टेड है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वो है ऑडिट प्रोसीजर फॉर फ्यूल एंड आपका फ्यूल एक्सपेंसेस, पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस। लो भाई लो, पावर एंड, और आप अगर इसे मजाक में ले रहे हैं ना, ये आपके एग्जाम में आता है। पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस अब तो बहुत आसान वाले टॉपिक चल रहे हैं बेटा। पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस क्या है भाई? बिजली का बिल है, राइट। कंपनी कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो उसका कोई प्लांट है, उसके चलाने के लिए बच्चों ये फ्यूल वगैरह लेके आते हैं, वो सारी चीजें हैं, राइट। तो सबसे पहले आप काम क्या करो, एक वर्ड और याद कर लो। आप लोगों को क्या करना है भाई, कंपनी से कुछ तो मांगोगे ना शुरुआत करने के लिए ऑडिट की। तो सबसे पहले बच्चों हम जो डॉक्यूमेंट मांगेंगे ना वो है स्केड्यूल। और ये स्केड्यूल वर्ड जो है ना आप किसी भी एक्सपेंस के लिए यूज कर सकते हैं। देखो किसी के लिए स्केड्यूल, किसी के लिए इनवॉइस, किसी के लिए बिल, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट। स्टार्ट विद द डॉक्यूमेंट। जब भी एक्सपेंस का ऑडिट करने को आए आप लोग किससे शुरुआत करें? किसी ना किसी डॉक्यूमेंट को पकड़ लें और उस डॉक्यूमेंट से जो है आप शुरुआत करें, मजा तभी आएगा, राइट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग भाई साहब पावर एंड फ्यूल के लिए क्या मांगेंगे? स्केड्यूल। स्केड्यूल कैसा? मंथ वाइज स्केड्यूल। अगर आपको बच्चों स्केड्यूल वर्ड समझ नहीं आया मैं अभी समझाता हूं आपको, डोंट वरी एट ऑल। देखो कंपनी ने एक तरीके से कोई रजिस्टर मेंटेन कर रखा होगा जहां पे भाई साहब होगा एक मंथ के बाद आपका आएगी डेट ऑफ बिल, राइट। उसके बाद आपको बताएंगे यूनिट्स कंज्यूम कितने हैं, राइट, यूनिट्स कंज्यूम्ड। उसके बाद आपका आएगा रेट पर यूनिट कितना चलता है बिजली का, पावर का रेट पर यूनिट क्या चल रहा है। फिर उसके बाद आपके आ जाएगी टोटल कॉस्ट,
राइट। और उसके बाद आप लोगों का आ जाएगा फाइनल अमाउंट जो है वो क्या है। अगर बीच में कोई एडजस्टमेंट्स वगैरह थी या सिंपली आप लोग लिख सकते हैं टोटल कॉस्ट में भी रुक सकते हैं, या फिर कोई एडजस्टमेंट का कॉलम है कि कुछ आपको एडजस्ट करना है, कुछ गलती थी, कुछ और तरह की एडजस्टमेंट है, कोई सब्सिडी मिल रही है, और फिर यहाँ पे आपको आ जाएगी टोटल कॉस्ट, राइट। इस तरीके से एक टेबल बन जाती है। इसी को बोलते हैं बेटा स्केड्यूल ऑफ एक्सपेंस। ये किसी भी एक्सपेंस के लिए बनाया जा सकता है, स्पेसिफिकली जो रेकरिंग नेचर के होते हैं, जैसे कि पावर एंड फ्यूल की मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से। तो सबसे पहले आप लोग भैया मंथ वाइज स्केड्यूल ले लो, और याद रखिए बच्चों ऐसे खर्चों पे एनालिटिकल प्रोसीजर जरूर लगाओ। क्यों भाई, इसको आप पिछले साल के खर्चों से कंपेयर करो, कुछ भी अनयूजुअल दिख रहा है तो उसको फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको हम लोग फिर फर्दर क्या कर देंगे, इन्वेस्टिगेट कर देंगे, राइट। तो मंथ वाइज स्केड्यूल ले लिया। अब मंथ वाइज स्केड्यूल लेने के बाद आप लोग क्या देखने वाले हैं, कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस हमेशा वही रिकॉर्डेड फॉर 12 मंथ्स, रिकॉर्डेड फॉर ऑल 12 मंथ्स। ऐसा तो नहीं है कि भाई फैक्ट्री बंद पड़ी थी, अगर बंद पड़ी थी तो ठीक है, जनरली ऐसी चीजें होती नहीं है कि भाई फैक्ट्री बंद पड़ी हो तो पूरे 12 महीने के लिए रिकॉर्ड है कि नहीं, कंप्लीटनेस हमने चेक कर लिया, डन। उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, उसके बाद इसमें इस पर्टिकुलर केस में हम लोग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी भी तो चेक कर सकते हैं स्केड्यूल की, कि भाई यूनिट कॉस्ट कितनी है, रेट पर यूनिट जो है वो कितना चल रहा है आप लोगों का, और टोटल कॉस्ट जो है आपकी कितनी आई है। क्या हम मंथ वाइज, क्या हम बच्चों ये रिकैलकुलेशन भी करके देख सकते हैं क्या, यूनिट कंज्यूम कितने हैं, रेट पर यूनिट कितनी है, और टोटल कॉस्ट कितनी आई है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट हम लोग ले सकते हैं, वो है वी कैन चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हम लोग चेक कर लेंगे। और क्या पॉइंट आ सकता है इसके अंदर, और सिंपल सी बात है भाई साहब, हम लोग कर सकते हैं कुछ रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग रेशियोज कैसे कैलकुलेट हो सकते हैं, हम लोग ये देख सकते हैं कि भाई कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। जब आपके मान लो फॉर एग्जांपल आपके 10,000 यूनिट कंज्यूम हुए, तो हम देख सकते हैं उस महीने में यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हुए थे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर अगले साल भाई साहब ये जो यूनिट कंज्यूमर ज्यादा है, तो हमें एज अ ऑडिटर को जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई प्रोडक्शन भी क्या होगी, ज्यादा हुई होगी। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। किसका रेशियो निकाल सकते हैं, आपके पावर यूनिट्स का, मंथली यूनिट्स का, मंथली पावर यूनिट्स कंज्यूम, और साथ में उसको लिंक कर सकते हैं हम लोग किससे, फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड, फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड, राइट। तो मंथली पावर यूनिट्स शुड बी लिंक्ड विद फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड। और अगर हम ऐसा कर पाए तो हमें कोई अनयूजुअल चीज दिखेगी तो हम उसको फर्दर क्या कर लेंगे, एग्जामिन कर लेंगे। एग्जामिन दी थोड़ा सा इसको काम करता हूं, कट करके ऊपर ले चलता हूं ताकि आपको दिखाई दे जाए। बस खत्म, ये भी पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस भी खत्म। इसमें हम एक चीज और लिख देते हैं, एग्जामिन दी वेरिएंस। लो जी लो, एग्जामिन दी वेरिएंस। लो भाई, हो गया हमारा काम पावर एंड फ्यूल एक्सपेंसेस का। आप और पॉइंट लिखना चाहते हो लिख दो, लेकिन ये जरूर लिख के आएगा, स्केड्यूल ले लेंगे। स्केड्यूल लेने के बाद बच्चों 12 महीने की एंट्री चेक कर लेंगे, और 12 महीने की एंट्री के बाद अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, और साथ साथ में हम लोग क्या करेंगे, इसकी लिंकेज बना के देखेंगे टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस से, और उसमें अगर कोई वेरिएंस नजर आ रहा है तो हम लोग उसको फर्दर क्या कर लेंगे, इन्वेस्टिगेट कर लेंगे। एक बार आप लोग इन सारे पॉइंट्स को अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, सब कुछ मैंने आपको कवर जो है वो करा दिया है। आइए नेक्स्ट एक्सपेंस पे चलते हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंस। इस पे तो कुछ है ही नहीं, समरी ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो अपनी वैलिडिटी पीरियड के साथ, राइट। और उसके बाद एक्सपेंस को ढंग से क्लासिफाई किया है बिटवीन प्रीपेड एक्सपेंस फॉर द पीरियड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज। आई होप ये तो आपको बचपन से याद है। प्रीपेड इंश्योरेंस आपने बहुत बार पढ़ा है, क्योंकि इंश्योरेंस जनरली हम लोग कैसे लेते हैं, एक साल के लिए ले रहे हैं। अगर बाई चांस किसी तरह का इंश्योरेंस, मशीनरी का इंश्योरेंस हमने एक साल के लिए करवाया है, तो वो जरूरी नहीं है कि 31 मार्च पे खत्म हो, वो पीरियड से आगे भी जा सकता है। जब पीरियड से आगे जा रहा होगा तो क्या होगा, जब पीरियड से आगे जा रहा होगा तो क्या होगा, तो बेटा हम लोगों को उसे प्रीपेड इंश्योरेंस के हिसाब से दिखाना पड़ता है। तो उसी की बोल रहे चेकिंग कर लो भाई, करेक्टली क्लासिफाइड है या नहीं है, राइट। देन ऑडिट प्रोसीजर फॉर लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस। अब देखो फिर से यहाँ पे स्केड्यूल ना बोल के क्या बोल देंगे, समरी ले लो। स्केड्यूल ना बोल के क्या ले लो, समरी। फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, कंसल्टेंट वाइज या मंथ वाइज समरी ले लेंगे। मान लो आपकी बड़ी कंपनी है, बहुत सारे कंसल्टेंट आपने हायर कर रखे हैं, तो कंसल्टेंट वाइज समरी ले लो। आपकी अगर कंपनी है उसमें कंसल्टेंट वाइज नहीं चलता है, तो मंथ वाइज समरी ले लो कि भाई क्या क्या पेमेंट करी आपने लीगल और प्रोफेशनल एक्सपेंसेस की। अच्छा, दूसरा कीवर्ड मंथली रिटेनरशिप। ये मंथली रिटेनरशिप क्या होती है, कभी कभी आप क्या करते हैं, कभी कभी आप लॉयर्स को असाइनमेंट बेसिस पे हायर करते हैं कि भाई या केस हो गया चल लो लड़ लो। कभी कभी आप लोग लॉयर्स को आप कैसे हायर कर लेते हो कि आप
मंथली बेसिस पे हमारे पास आया करो, हमारी सारी कंप्लायंसेस चेक करा करो और हमसे पेमेंट ले लिया करो। सीएस की भी हायरिंग होती है बेटा ऐसे। लीगल एक्सपेंसेस में जरूरी थोड़ी ना कि भाई सिर्फ लॉयर का एक्सपेंस जाए, लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस सीएस भी हायर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने बिजनेस के लिए ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर कर रखा है रिटेनरशिप बेसिस पे। वो बहुत सारे लोगों का काम करते हैं, मेरी भी सारी मंथली कंप्लायंसेस जो भी मंथली चीजें होती हैं वो खुद देखते हैं, खुद कंप्लीट करते हैं, राइट। तो हमने सबसे पहले क्या मांगा, हमने कंसल्टेंट वाइज या फिर हमने जो है मंथ वाइज उनसे लिस्ट मांग ली, स्केड्यूल ले लिया, समरी ले ली। फिर उसके बाद हमने देखा अगर रिटेनरशिप बेसिस पे काम हो रहा है तो बेटा सबसे पहली बात तो रिटेनरशिप है तो एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट है तो हम लोग देखेंगे कि भाई एग्रीमेंट जो है, एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, और फिर 12 महीने का आपने प्रॉपर रिकॉर्डिंग करी या नहीं। हर एक्सपेंस में ये तो आएगा ही आएगा, कंप्लीटनेस चेक होगी। नॉन रेकरिंग अगर एक्सपेंस है, जैसे मैंने बोला केस टू केस बेसिस पे आपने हायर कर लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट अ सैंपल वाउच फॉर द एट्रीब्यूट डिस्कस्ड अबव। डिस्कस्ड अबव कौन से भाई, ओसीएसीसी, राइट, ओसीएसीसी। कहीं अटक जाओ, आप लोगों के पास ब्रह्मास्त्र है ही, बस उसे एक्सपेंस से रिलेट करें और सब चीजें चेक करने लग जाए। कीवर्ड देने की कोशिश कर रहा हूं, पहले समरी ले लो, रिटेनरशिप है तो एग्रीमेंट चेक कर लो, 12 महीने की प्रॉपर रिकॉर्डिंग हुई है नहीं ये चेक कर लो, और कुछ भी हो भाई साहब, अगर इंडिपेंडेंट केस है अकरेंस तो चेक कर ही सकते हो ना कि बिजनेस के लिए था और एंटिटी के नाम पे होना चाहिए इनवॉइस। डन, बोल दो हाँ के ना। अब यहाँ पे खास बात क्या है कि भाई ऑडिटर को कॉशियस रहना चाहिए। ऐसे 501 भी आपको याद आना चाहिए, 501 में लिटिगेशन एंड क्लेम की बात भी करी थी हमने, और हम वहां पे देखते भी थे कि लीगल एक्सपेंस अकाउंट चेक कर लो। तो ऑडिटर को कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि लीगल एक्सपेंस से आपको ऐसे डिस्प्यूट पता चल सकते हैं जिनका एंटिटी ने कोई प्रोविजन नहीं बनाया है, राइट, और मैटर जो है वो डिस्कस और हाईलाइट नहीं हुए हैं ऑडिटर के साथ। ओके, तो ये लास्ट पॉइंट ऐसे 501 से कनेक्ट करा रहा है आपको कि जब आप लीगल एक्सपेंस का ऑडिट कर रहे होंगे, जब आप प्रोफेशनल लीगल एक्सपेंसेस का ऑडिट कर रहे होंगे, तो आपको सतर्क रहना है। और सतर्क किस बात को लेकर रहना है, सतर्क इस बात को लेके रहना है कि जब आप एक्सपेंसेस का ऑडिट कर रहे होंगे लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस का, तो आपको ऐसे केसेस के बारे में पता चल सकता है जहां पे एंटिटी का डिस्प्यूट चल रहा है, उसके लिए प्रोविजन बनना चाहिए था लेकिन प्रोविजन नहीं बना है और ऑडिटर के साथ भी डिस्कशन नहीं हुआ है। तो फिर से समरी ले लो, रिटेनरशिप में एग्रीमेंट चेक कर लो, 12 महीने की रिकॉर्डिंग हुई है कि नहीं ये चेक कर लो, क्योंकि रिटेनरशिप है तो भाई साहब पर मंथ बेसिस है, पर मंथ बेसिस तो 12 महीने की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो हमारे असाइनमेंट बेसिस पे है, नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस हैं, उनको हम लोग वाउच कर लेंगे सैंपल बेसिस पे, और हम लोग जो है ओसीएसीसी उसके अंदर चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद वी हैव टू बी कॉशियस, वी हैव टू रिमेन अलर्ट फॉर व्हाट, बिकॉज reviewing the or auditing the legal and professional services account may reveal what disputes जिनके लिए क्या नहीं बने, कमांड में जल्दी बता दीजिए, प्रोविजन नहीं बने हैं, और ऐसे डिस्प्यूट्स मिल सकते हैं जिनके बारे में ऑडिटर को बताया ही नहीं गया है। चलिए जी, तो ये भी हमने यहीं से कवर कर लिया, इसके कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, आई होप आपने यहाँ पे मार्किंग कर ली होगी। देन बात करते हैं ऑडिट प्रोसीजर फॉर ट्रैवल, रिपेयर, मेंटेनेंस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस। यानी कि यत्र तत्र सर्वत्र जो है यहाँ पे आप लोगों को बोल दिया गया है कि भाई इनका ऑडिट कैसे करने वाले हो। तो बहुत सिंपल है, हम लोग एक सैंपल उठाएंगे और उसे वाउच करना शुरू कर देंगे फॉर द एट्रीब्यूट्स डिस्कस्ड अबव। अब ये एग्जाम में ऐसे मत लिख के आ जाना कि भाई एट्रीब्यूट्स डिस्कस्ड अबव के लिए, नहीं, कोई भी खर्चा होगा उसमें हम लोग एक तो काम जरूर करने ही वाले हैं, हम उस खर्चे का कोई भी एक सैंपल उठाएंगे और उसमें ओसीएसीसी चेक कर देंगे कि भाई अकरेंस एंटिटी के लिए था या नहीं था, एक्चुअली में हुआ या नहीं हुआ, ओके, एंटिटी के नाम पे बिल है कि नहीं, कंप्लीटनेस कि भाई सारे का सारा एक्सपेंस जो है रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। और याद रखिएगा, जब आप लोग इनवॉइस पकड़ते हैं हाथ में और उसके बाद रिकॉर्ड्स में जाते हैं तो आप लोग क्या कर रहे होते हैं, आप लोग एक्चुअली में कंप्लीटनेस ही चेक कर रहे होते हैं। अच्छा जी, एक्यूरेसी, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हम लोग चेक कर लेंगे, सही अमाउंट्स रिकॉर्ड हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कैलकुलेशन सही है कि नहीं है, और उसके बाद कट ऑफ एंड क्लासिफिकेशन, तो ये सारी चीजें हम लोग चेक कर लेंगे। अच्छा, फिर एक जेनरिक बात जो मैंने आपको बताई, कभी भी खर्चा हो तो आप लोग क्या करेंगे, समरी ले लो मंथली बेसिस पे और एनालिटिकल प्रोसीजर लगा दो। समरी ले लो मंथली बेसिस पे और एनालिटिकल प्रोसीजर लगा लो। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग ये रीजनेबलनेस टेस्ट भी कर लेते हैं कि भाई हम क्या कर देंगे, उस एक्सपेंस को रिलेट कर देंगे किससे, अपने प्रोडक्शन से। हमारा पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कितना खर्चा हो रहा है, हमारा पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कितना खर्चा हो रहा है, और फिर उस तरह से भी एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के देख सकते हैं। एक एनालिटिकल प्रोसीजर कैसे, आपने समरी ली मंथ वाइज और चेक करा कि भाई साहब ट्रेंड में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं खर्चे। फिर एक एनालिटिकल प्रोसीजर किस तरीके से आपने खर्चों को पकड़ा और खर्चों को आपने जो है रिलेट कर दिया किससे, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से, और आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस के साथ किस तरह का जो है वो इनका रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर कोई खर्चा बड़ा है तो भाई नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस भी बढ़ने चाहिए थे, अगर उसका कोई रिलेशन बन रहा था नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस के साथ।
राइट। तो जैसे पावर एंड फ्यूल की हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोग उस चीज को भी जो है एनालिटिकल प्रोसेस से चेक कर लेंगे। एंड फाइनली जब कुछ नहीं बचेगा भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर द सेम विद द प्रीवियस ईयर एंड प्रेजेंट इंडस्ट्री ट्रेंड एंड आस्क फॉर रीजंस ऑफ द मैनेजमेंट इफ एनी सिग्निफिकेंट वेरिएशन आर नोटिस्ड। तो बात सच बताऊं, ओसीएसीसी वाली ऊपर खत्म हो चुकी थी कि भाई क्या करना, ओसीएसीसी चेक कर लेना, कोई भी एक इनवॉइस उठाना, कोई भी एक खर्चा उठाना, ओसीएसीसी चेक कर लेना। उसके बाद समरी ले लेना, समरी लेके आप लोग क्या चेक करोगे, समरी लेके आप लोग एनालिटिकल ट्रेंड निकाल लोगे, एनालिटिकली उसको कंपेयर कर लोगे और उसका ट्रेंड निकाल लोगे। फिर क्या बोला गया, रीजनेबलनेस चेक कर लो विच में इंक्लूड एक्सपेंडिचर पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एनालिसिस। एक्सपेंडिचर पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एनालिसिस मतलब हर यूनिट के लिए कितना खर्चा ये होता है, राइट। तो हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं रीजनेबलनेस देखने के लिए। अच्छा जी, फिर हमने लास्ट में क्या करा, लास्ट में क्या करा, वो जो हमने ऊपर एनालिसिस किया था, हमने उसको पिछले साल से भी कंपेयर कर लिया, इंडस्ट्री ट्रेंड से भी कंपेयर कर लिया, कोई भाई से उसके अंदर चेंजेस हैं तो हमने मैनेजमेंट से उसके ऊपर इंक्वायरी कर ली, खत्म। एक बार जाते थे फिर से, सबसे पहले क्या बोले जी, ओसीएसीसी चेक कर लेना। अच्छा जी, उसके बाद समरी ले लेना, मंथली बेसिस पे आप उनकी समरी ले लेना और क्या चेक कर लेना, ट्रेंड को कंपेयर कर लेना, किस तरीके से जो है वो मंथली ट्रेंड इसका निकल के आ रहा है। फिर क्या करना, रीजनेबलनेस चेक करने के लिए आप जो है एक्सपेंस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एनालिसिस कर सकते हो। फिर उसी को बोल रहे हैं कि एक्सपेंस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आपने कर लिया, एक्सपेंस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आपने कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, अब नेक्स्ट स्टेप ये लेना है कि आप लोग इसे कंपेयर कर सकते हो पिछले साल से और इंडस्ट्री के ट्रेंड से, और आपको अगर कोई सिग्निफिकेंट डिस्क्रिपेंसी दिखती है तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग इसको मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर सकते हो। लो भाई लो, रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर वैसे आपने करना था, मैं बता देता हूं। इंश्योर अदर एक्सपेंसेस हैव बीन क्लासिफाइड एज रेंट, इंश्योरेंस, पावर, फ्यूल, रिपेयर, मेंटेनेंस, राइट। रिपेयर मेंटेनेंस किस किस की हुई है, लीगल एंड प्रोफेशनल, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ट्रेवल एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब ऐसा नहीं है कि एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ जी बताओ, आपका एडवर्टीजमेंट का खर्चा है, आप उसका ऑडिट जो है वो कैसे करने वाले हो। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो या किसी का भी खर्चा हो भाई, हम लोग जो है वो बातें तो यही लगाएंगे। अब जैसे एडवर्टीजमेंट के खर्चे के बारे में आपको एक बात बता देता हूँ, इधर देखो, कोई पूछ रहा है हाँ भाई एडवर्टीजमेंट के खर्चे को आपने वाउच करना है, एग्जामिन करना है, तो सबसे पहले उससे क्या मांगोगे भाई, डॉक्यूमेंट से शुरुआत करो। बिल और इनवॉइस किसके नाम पे होनी चाहिए, कंपनी के नाम पे होना चाहिए। फिर आप ये बोल सकते हो एडवर्टीजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, फॉर बिजनेस होनी चाहिए, राइट। और फिर आप ये बोल सकते हो कि भाई ये चेक कर लो कि भाई कंप्लीटली रिकॉर्डेड है या नहीं, कंप्लीटली रिकॉर्डेड है या नहीं, राइट। ये चीजें तो आप लोग चेक कर ही सकते हो, बोल दो हाँ के ना, कंप्लीटली रिकॉर्डेड है या नहीं। ओके, तो देखो 3 पॉइंट तो आपने ऐसे निकाल, और उसके बाद जहां अटक जाओ भाई, क्लासिफिकेशन की बात भी तो है, हम लोग नेचर समझेंगे, रेवेन्यू है या कैपिटल है, और ये वैसे ही प्रॉपरली रिकॉर्डेड है या नहीं, रेवेन्यू और कैपिटल प्रॉपर रिकॉर्डेड और नॉट। ओके, देन इसके बाद हम लोग क्या देख सकते हैं भाई, कट ऑफ देख लो कि भाई कौन से पीरियड से रिलेट करता है, तो पीरियड वाला पॉइंट मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, कि भाई चेक करो कि आपने कौन से ईयर के लिए एडवर्टीजमेंट कराई है, कहां तक एडवर्टीजमेंट चलने वाली है, कब तक आपको बेनिफिट मिलने वाला है, एटसेट्रा एटसेट्रा। कोई आपका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है क्या, तो उसके हिसाब से आप उसको करेक्ट पीरियड में रिकॉर्ड कर लो। और अगर कोई प्रीपेड अमाउंट है तो उसको हम क्या करेंगे, हम उसको प्रीपेड अमाउंट की तरह दिखा देंगे, जैसे हम लोग प्रीपेड अमाउंट की ट्रीटमेंट करते हैं। डन। और पीरियड से आप लोग प्रीपेड अमाउंट वाला पॉइंट भी कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। आइए जरा चेक करते हैं, बिल इनवॉइस फॉर बिजनेस, चलो मैंने ओ तो यहाँ पे कवर कर दिया, सी यहाँ पे कवर कर दिया, राइट। हम लोग एक काम और कर सकते हैं, एक्यूरेसी हम मान लेते हैं, पीरियड से हम लोग बात कर रहे हैं, प्रीपेड अमाउंट है तो हम उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। क्लासिफिकेशन हमारी यहाँ पे कवर हो गई, राइट। एक हमारा कट ऑफ भी जो है वो पीरियड में कवर हो गया कि भाई राइट पीरियड में जो है उसकी एंट्री होनी चाहिए। एक्यूरेसी के लिए आप एक और पॉइंट लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि भाई चेक कर लो कि मैथमेटिकल एक्यूरेसी एडवर्टीजमेंट बिल की सही है नहीं। कभी कभी एडवर्टीजमेंट बिल कैसे होता है कि कितनी जगह में आपको ऐड करनी है उसके हिसाब से जो है बिल बनाया जाता है, तो उसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी जो हम लोग चेक कर सकते हैं, राइट। लो जी लो, चेक मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द इनवॉइसेस प्रिपेयर्ड अगेंस्ट द बेसिस प्रोवाइडेड फॉर इनवॉइसेस। तो जो बेसिस प्रोवाइड किए एजेंसीज ने, आप उनके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक कर सकते हैं, अगेंस्ट द बेसिस प्रोवाइडेड फॉर बिलिंग लिख लो या इनवॉइसेस लिख लो, एक ही बात है। लीजिए, तो ये एक पॉइंट बच्चों इसको जल्दी से लिख लीजिए आप लोग। ये एक मैंने आपका एग्जाम का क्वेश्चन भी कवर करा दिया। सर क्या अब सब कुछ कवर हो जाएगा? नहीं भाई, अभी भी हो सकता है आपसे कोई और बात पूछ ले, फॉरेन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का ऑडिट कैसे होगा, राइट। तो ये सारी चीजें अब कोई 100% कवरेज नहीं दे सकते, बट हाँ एक बार आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप लोग
क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़ लें। हमने बहुत सारे तरह के खर्चों के ऑडिट कैसे होने ये पढ़ लिए, और हमने साथ साथ में एक आपके क्वेश्चन बैंक से उठा के क्वेश्चन कर लिया एडवर्टीजमेंट वाला। आई होप आपने बच्चों इस क्लास को भी जो है वो समझ लिया है। और अब आप देखिए चैप्टर आपको आसान लग रहा है या मुश्किल लग रहा है? अब तो चैप्टर बच्चों बहुत ही आसान है, कुछ बचा ही नहीं है इस चैप्टर में, आखिरी लम्हे चल रहे हैं चैप्टर के, खत्म कर देंगे इसको। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।